नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम प्रेस क्लब में हैं। प्रेस क्लब में हसदेव अरण्या को लेकर आंदोलन जो चल रहा है उस पे बातचीत हो रही थी। इस आंदोलन से जुड़े हुए और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हमारे साथ एक समाज सेवी और प्लस पत्रकार आलोक शुक्ला जी हैं। उनसे ही जानेंगे, उनके नज़रिए से जानेंगे वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। हम ट्विटर, टीवी सब पे खबरें देख रहे हैं। ग्राउंड की रियलिटी हम पत्रकार साहब से जानेंगे कि क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरा पहला सवाल है कि हंसदेव अरण्या को उतना नहीं बड़ी चैनलों में दिखाया जितना दिखाया जाना था। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इस पे जो लोग छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए दिखा रहे हैं। ग्राउंड की क्या बात है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर पता कि वो जाने क्या हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, मुख्य मीडिया हसदेव क्या पूरे देश में बहुत संघर्ष चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव से लेकर सिलगैल तमाम, लेकिन मुख्य मीडिया में वो खबरें नहीं हैं। लेकिन सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं हसदेव को लेकर। देखिए, हसदेव का जो पूरा संघर्ष है, हसदेव अरण्य एक 1700 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत ही समृद्ध वन इलाका है। 2010 में इस पूरे वन इलाके को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक अध्ययन किया था, क्योंकि यहाँ कोयला भी मौजूद है। उन्होंने एक अध्ययन किया था कि कहाँ पे खनन होना चाहिए, कहाँ खनन नहीं होना चाहिए। उस अध्ययन को गो नोगो के रूप में देखा गया था और ये तय किया गया था कि ऐसे इलाके जो, जैसे कि हसदेव की हम बात करें, समृद्ध वन इलाके हैं, वनों की घनत्वता है, समृद्ध जैव विविधता है, हाइड्रोलॉजी, तमाम महत्वपूर्ण नदियाँ, हसदेव जैसी नदी उस जंगल से निकलती है, वन्य प्राणियों का रहवास है और आदिवासियों की अपनी आजीविका और संस्कृति है। और एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही पर्यावरणीय संवेदनशील इलाका है, बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाका है। और इसीलिए इन सब पैरामीटर के आधार पे हसदेव को नोगो इलाका डिक्लेयर किया गया था कि यहाँ खनन ना हो। 5000 मिलियन टन कोल डिपॉजिट है, छत्तीसगढ़ में 55,000 मिलियन टन कोल है, जिसका सिर्फ 10% हसदेव में है। और ये तय किया गया था कि ऐसे नोगो इलाके को छोड़ भी दिया जाए तो देश के 100 सालों के लिए कोयला उपलब्ध है। तो सवाल ये है कि जब हसदेव जैसे समृद्ध इलाके, और इसकी स्वीकार्यता बाल बाल मानी गई है, हाल ही में उस पूरे हसदेव की एक जैव विविधता अध्ययन किया है WII के द्वारा, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत साफ तौर पे ये कहा है कि हसदेव में किसी भी कोल ब्लॉक को सहमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि कोल ब्लॉक को सहमति दिया तो छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि ये हाथी का भी रहवास इलाका है, मानव हाथी संघर्ष की स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। तो सवाल यही कि इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील वन इलाके को जो माइनिंग में उजाड़ने की कोशिश हो रही है, उनको बचाने का संघर्ष वहाँ के आदिवासी, अन्य परंपरागत वन निवासी जो लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 1 दशक से। ये इलाका संविधान की 5वीं अनुसूचित इलाका है, और संविधान की 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान है कि जो आदिवासी इलाके हैं उनकी ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाया गया है कि उनकी सहमति के बिना कोई भी परियोजना नहीं आनी चाहिए। चाहे वो वन स्वीकृति की प्रक्रिया हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो, ग्राम सभा की सहमति के बिना नहीं हो सकती। और इन्हीं संवैधानिक अधिकारों के तहत हसदेव की जो ग्राम सभाएं हैं वो पिछले 1 दशक से आंदोलनरत हैं कि हसदेव में कोई खनन परियोजना को सहमति नहीं दी जानी चाहिए। आप देखेंगे कि 2014 में जब सारे कोल ब्लॉक निरस्त हुए तो पुनः कोल ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया, क्योंकि 23 कोल ब्लॉक चिन्हित हैं हसदेव के अंदर, तो जब आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई तो हसदेव की 20 ग्राम सभाओं ने कहा कि हम कोयला खनन की इजाज़त नहीं देंगे और कोल ब्लॉक के आवंटन ना किए जाएं। बावजूद इसके वहाँ 7 कोल ब्लॉक आवंटित हुए, जिसमें से 1 कोल ब्लॉक पुराना था, परसा ईस्ट केतेवासन, जिसमें माइनिंग चल रहा है। 5 अन्य कोल ब्लॉक में माइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पलसा कोल ब्लॉक जो कि राजस्थान सरकार का कोल ब्लॉक है, और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक, इन दोनों कोल ब्लॉक और परसा ईस्ट केतेवासन के द्वितीय चरण को सहमति दी गई है। ये चारों के चारों कोल ब्लॉक MDO से अडानी के पास है, और इन कोल ब्लॉक की स्वीकृति की प्रक्रियाओं में 2 तरीके के बड़े उल्लंघन हुए हैं। पहला उल्लंघन ये हुआ कि ग्राम सभाओं के विरोध को दरकिनार किया गया, बल्कि वहाँ पे 2018 में ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव जिला प्रशासन और अडानी के द्वारा तैयार किए गए, और उन फर्जी प्रस्तावों के आधार पे ही खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। उन फर्जी प्रस्ताव की जांच और कार्रवाई को लेकर 2019 में लोगों ने 75 दिन धरना किया, 2021 में लोग
300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले और उसके बाद अभी 2 मार्च से लगातार आंदोलन जारी है। लेकिन चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ने जहमत भी नहीं उठाई उन ग्राम सभाओं की जांच की जाए निष्पक्ष तरीके से, ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकार को दर्ज किया जाए। दूसरा बड़ा सवाल कि जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए, इस बात की स्वीकार्यता स्वयं एमओएफ के द्वारा की गई, इस बात की स्वीकार्यता राज्य सरकार के द्वारा की गई, क्योंकि राज्य सरकार ने उस पूरे इलाके को लेमडुहाटी रिजर्व बनाने की प्रक्रिया की और बाद में अपने ही निर्णय से पीछे हटते हुए जो पर्यावरणीय की चिंताएं हैं उनसे परे जाके खनन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। सर वही मेरा सवाल था कि जैसे जब इलेक्शन होने वाले थे पिछले 5 साल में, तो भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस लड़ रही थी विपक्ष में, उन्होंने ये वायदे किए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है जहाँ कोयला दिया जा रहा है। क्या सरकारें बहुत ज़्यादा निरंकुश होती जा रही है आदिवासियों की? देखिए, यही अपने आप में दुखद है कि जब विपक्ष में राजनीतिक दल होते हैं तब वो जनता के साथ खड़े होने की बात करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो वही करते हैं जो पिछली सत्ता करती है। और सवाल ये किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। देखिए, वर्तमान में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार इस पूरे देश के संसाधनों को कॉरपोरेट को सौंपने का कार्य कर रही है, तमाम कानूनों को, जनपक्षीय कानूनों को ख़त्म कर रही है, संघीय ढांचे पर हमला करके राज्यों से अधिकारों को छीन रही है। उस परिस्थिति में जहाँ पे कांग्रेस जो अभी राज्य में है, जिसको जनता के साथ खड़े होना चाहिए, जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि हसदेव को बचाने का वादा 2018 में और 2015 में स्वयं कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बिल्कुल, और आज आप सत्ता में आके वही करेंगे जो पिछली रमन सरकार ने किया है, तो ये अपने आप में दुखद है। हमारा सिर्फ इतना कहना ये है कि हसदेव के अंदर जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं और जिस हसदेव को बचाने की बात आप लगातार कहते रहे हैं, उन पर अमल करिए। और जो जनपक्षीय कानून स्वयं यूपीए के समय बने हैं, चाहे वो वन अधिकार मान्यता कानून हो, 1996 में बना पैसा कानून हो या 5वीं अनुसूची के प्रावधान है, उनको लागू करें। सरकार को निष्पक्ष भूमिका के रूप में खड़े रहना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट के साथ खड़े रहना। और दुखद रूप से ये दिख रहा है कि सत्ता, चाहे वो केंद्र या राज्य हो, वो लोगों के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है, वो कॉरपोरेट के साथ खड़ी नजर। अगला सवाल भी यही है, जैसे हमेशा से राहुल गांधी को देखा जाए कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, पीएम मोदी पर जब भी कटाक्ष करते हैं, अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, उनके यहाँ पर जहाँ उनकी सरकार है अभी उस मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या आप लोग कांग्रेस के किसी बड़े डेलीगेशन से मिले, क्या राहुल गांधी से मिले, क्या उनसे अपनी बात रखी? क्योंकि अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये एक राज्य और केंद्र की दोनों जिम्मेदारी हैं। हमने अपनी बात को राज्य सरकार के पास भी पहुँचाया और केंद्र के पास भी पहुँचाया है। हम ज़्यादा उम्मीद राज्य सरकार से करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अपने कमिटमेंट हैं और वो बार बार कहती कि हम आदिवासी हितैषी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं। और सवाल दोनों की जवाबदेही है। देखिए, निश्चित तौर पे कोयले का आवंटन करना केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन जमीन राज्य का विषय है। लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जवाबदेही भी आपकी है और वन स्वीकृति का अंतिम निर्णय भी राज्य सरकार को लेना है। तो मैं ये मानता हूँ कि राज्य सरकार के पास वो तमाम अधिकार सुरक्षित हैं कि आप हसदेव को बचाने का निर्णय ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अडानी को आपने खनन के एमडीओ अनुबंध दिए गए हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस की ही सरकार है, चाहे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ मिलकर हसदेव को बचाने का रास्ता निकाल सकते हैं। एक और सवाल है कि जैसे कुछ दिन पहले लगातार जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो बड़े दिन बाद जब संघर्ष चला है ट्विटर पर, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए बयान दिया है कि अगर विकास चाहिए तो कोयला खनन करना पड़ेगा। देखिए, बयान तो पहले भी बहुत सारे हैं इसी हसदेव को लेकर। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल जी ने बयान दिए हैं कि जो अडानी और राज्य सरकार का अनुबंध है एमडीओ को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा ये हजारों करोड़ का घोटाला है। इसी हसदेव को लेकर उन्होंने विरोध किया है कि यदि यहाँ माइनिंग होगी तो हसदेव नदी खत्म हो जाएगी, मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो जांजगीर जिले की 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई है वो खत्म होगी और पूरे पर्यावरण के लिए गंभीर नुकसान होंगे। और ये बात सिर्फ विपक्ष में रहते हुए नहीं, देखिए, मैं अभी जब प्रेस वार्ता कर रहा था तब भी मैंने कहा
कि जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बाकायदा हसदेव के पलसा ईस्ट केतेवासन को छोड़ के ये कहा है कि इस पूरे इलाके को लेमरूहाटी रिजर्व बनाना है क्योंकि इसको सुरक्षित करना है। जब केते एक्सटेंशन की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई तब छत्तीसगढ़ सरकार ने ही केंद्र को पत्र लिखा कि इसको रोका जाए क्योंकि हम हसदेव में माइनिंग नहीं चाहते हैं। तो एक समय आप ही कह रहे हैं कि हसदेव में माइनिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे गंभीर दुष्प्रभाव होंगे, और आज आप कह रहे हैं कि जहां कोयला है वहीं से निकलेगा। तो ये सवाल है, ये परिवर्तन क्यों? ये साफ तौर पे दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं ये साले निर्णय अडानी, क्योंकि इस पूरे खनन परियोजना का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो अडानी है, क्योंकि एमडीओ अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है और अडानी को हजारों करोड़ का गैरकानूनी मुनाफा इस खनन परियोजना से पहुंच रहा है। तो ये साले निर्णय जो है वो अडानी कंपनी के दबाव में लिए जा रहे हैं। सर, आप आदिवासियों के साथ बहुत एसोसिएट हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना भी, कुछ दिन पहले आप एक फेस्टिवल में भी उनके साथ हैं। कितना प्रभाव उनकी ज़िंदगी में पड़ेगा, क्योंकि जल जंगल ज़मीन के बिना आदिवासी अधूरे हैं? देखिए, जंगल ज़मीन आदिवासियों का अस्तित्व है, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज है, उनकी आजीविका है। और हमने ये देखा है, तमाम जब लोग बोलते हैं कि परियोजनाओं से विकास होता है, हम एक ही सवाल पूछते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर खनन परियोजनाओं से उजड़ा हुआ एक गांव बता दीजिए जो पहले से बेहतर स्थिति में हो, जिसका विकास हो। उस गांव का नामो निशान नहीं है। पलसा ईस्ट केतेवासन के प्रथम चरण में उजड़े जो लोग हैं, आज उनकी आप हालत देखिए क्या है हसदेव के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें उन्होंने कहा है कि जो जंगल है उस जंगल से 60% इनकम वहाँ के लोगों की जंगल से है, और ये पिछले कई पीढ़ियों से है और आने वाली कई पीढ़ियों तक जो है वो जारी रहेगी। तो आप एक आत्मनिर्भर जो आजीविका से लोगों को हटा के आप जो है एक ऐसी जगह ढकेल रहे हैं जहाँ पे जिनका भविष्य अनिश्चित है, आप उनको एक आत्मनिर्भर जीवन से एक मजदूर की ज़िंदगी में ला रहे हैं, जहाँ पे काम मिलेगा तो लोगों के जीवन चलेगा, काम नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं चलेगा। ये कौन सा विकास का मॉडल है? सर, क्या काम वहाँ के लोग करते हैं अभी? देखिए, अभी जो लगभग 60, बिल्कुल, देखिए अभी जो वहाँ के लोग हैं उनकी आजीविका दो तरीके की, एक खेती आधारित आजीविका, दूसरी जंगल आधारित आजीविका है। 22 तरीके के लघु वनोपज लोग एकत्रित करते हैं, और जो पूरा अभी हाल ही में आप देखेंगे कि आप हसदेव में जाके देखिए, महुआ का सीजन है, एक एक परिवार महुआ से मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख का से महुआ बेचा है। महुआ के बाद तेंदूपत्ता का सीज़न है, उसके बाद चिलौंजी का सीज़न है। तो सवाल ये कि जो कंटिन्यू 8 महीने लोगों की आजीविका जंगल पे आधारित है, और यदि ये जंगल चला गया, आप ज़मीन का मुआवजा दे देंगे 8 लाख 10 लाख एकड़ के आधार पे, लेकिन ज़मीन के आधार पे आदिवासियों की आजीविका नहीं है, उनकी आजीविका उस जंगल के आधार पे है, और वो जंगल चला गया तो वो कभी भी एक आत्मनिर्भर ज़िंदगी नहीं जी सकते। हाँ सर, आपने वही जंगल की बात की है। सरकार विकास की बात करती है, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये पूरा एरिया कोल बेल्ट है, कई कोयला खदानें हैं यहाँ पर। कोरबा बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में। एक वीडियो, एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी कि कुछ सालों पहले कोरबा के आदिवासियों ने ऐसी ही अपनी ज़मीन सरकारों को दी, आज वो कोयला चुनने पे मजबूर है। किसी वक्त वो जंगल के मालिक हुआ करते थे। क्या हंसदेव अगर चला जाता तो ऐसी सिचुएशन? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, और लोगों ने खनन से उस विनाश को देखा है, इसीलिए हसदेव के लोग लड़ रहे हैं कि ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, ऐसा विकास नहीं चाहिए, हम जैसे हैं हमें उसी आधार पे। सवाल विकास का ये कि जंगल ज़मीन से उजाड़ के ही लोगों का विकास क्यों, जंगल ज़मीन में रहते हुए लोगों का विकास क्यों नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पर्यावरण पे कितना इफेक्ट पड़ेगा सर? निश्चित तौर पे यदि हसदेव का जंगल चला गया तो पर्यावरण पे गंभीर, आज हम देख रहे हैं हीट वेव की क्या स्थिति है, किस तरीके से मौसम के परिवर्तन हो रहे हैं, और यदि हसदेव का जंगल चला गया तो ये मान के चलें कि निश्चित तौर पे ये जो आज हम टेम्परेचर झेल रहे हैं ना, कहीं 45, कहीं 46, कहीं 47 से 50 पहुँचेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर ही 50 पहुँचेगा। बारिश की जो स्थिति है, सूखा हम गंभीर आने वाले दिनों में देखने वाले हैं, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। इसीलिए हसदेव के जंगलों का बचना जरूरी है। झारखंड के खनन की बात करें तो वहाँ वैसे सिचुएशन है कि ज़मीन धंसना शुरू हो गई है।
क्या ये सिचुएशन छत्तीसगढ़ में भी आ सकती है? निश्चित तौर पे देखिए अलग अलग है। ज़मीन धंसने के जो सवाल हैं वो अंडरग्राउंड माइनिंग के इलाकों में हुआ है, लेकिन खनन के जो गंभीर दुष्प्रभाव हैं वो सब जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर आखिरी सवाल है, कैसे इसको सक्सेस बनाया जा सकता है? एक तरफ अस्तित्व का सवाल है, दूसरी तरफ विकास है, कैसे दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए सवाल कोयला निकलने से ही विकास होगा, ये मुझे लग रहा है कि अपने आप में बहुत ही दुखद है कहना, क्योंकि आज की डेट में बिजली बनाने का अंतिम विकल्प कोयला नहीं है। बिजली बनाने के वैकल्पिक ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी हमारे सामने है। तो पहला कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमें जाना चाहिए। दूसरा जो सवाल है कि कोयला निकालना है तो कहाँ से निकालना है? क्या हसदेव जैसे इलाकों से निकालना है या ऐसे इलाकों से जहाँ पे पर्यावरण या जंगल का विनाश न्यूनतम हो? आपके पास रास्ते हैं, सरकार चाहे तो रास्ता निकल सकती है, कोयला भी मिल सकता है और हसदेव भी बच सकता है। तो ये थे हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव सर, जो छत्तीसगढ़ आलोक शुक्ला, जो हमें बता रहे थे, जो जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथ साथ हंसदेव अरण्या से भी। वो वहाँ की स्थिति को बता रहे थे और बता रहे थे कि क्यों ज़रूरी है इस जंगल को बचाना।